नमस्कार, जय मास्टर। दोस्तों, जागो इंडिया जागो में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं एसआरई के सर्कुलर नंबर 57 और 58 के विषय में हम जानकारी देंगे। 57 जो सर्कुलर है उसका मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो दोस्तों, पहले आपको समझना चाहिए कि सोसाइटी प्रपोज्ड और रजिस्टर्ड सोसाइटी में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, सोसाइटी अगर प्रपोज्ड है तो सोसाइटी की जो कमेटी होती है वो सोसाइटी के जो प्रशासकीय अधिकारियों के अधीन नहीं आती है, क्योंकि वो उसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी सोसाइटी के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट की धाराओं में नहीं आते। वो मात्र 169 में इलेक्शन लेने तक ही उनका प्रावधान है, उसके आगे वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसका फायदा बिल्डर हमेशा उठाता रहता है। रजिस्टर्ड सोसाइटी होने के बाद सोसाइटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है लिस्ट ऑफ हटमेंट डीलर, मतलब कितने लोग पात्र हैं उनका रजिस्टर, जिसको आई और जे रजिस्टर बोला जाता है, जिसके अंदर उनकी एंट्री होती है। और आपका जो एनेक्शन नंबर है वो एनेक्शन नंबर आपकी पात्रता का है, लेकिन आई जी रजिस्टर्ड में जो नंबर आता है उस नंबर से आपकी मेंबरशिप, आपका सभासदत्व गिना जाता है, माना जाता है। और सोसाइटी आने के बाद सोसाइटी का काम होता है लोगों को शेयर सर्टिफिकेट देना, नॉमिनेशन करना, और ये रजिस्टर्ड सोसाइटी ही करती है, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं करती है। तो दोस्तों, इसीलिए सोसाइटी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। नॉमिनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी फैमिली है, मैं कुटुंब प्रमुख हूँ, तो मैं मेरे लोगों का नाम उसमें डाल सकता हूँ। जैसे मेरी पत्नी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। तो अगर मैं समझो सोसाइटी की मीटिंग है, तो सोसाइटी की मीटिंग में मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो मेरे बाद मेरी पत्नी या मेरे बच्चे, कोई भी एक जन वहाँ पे जाके अपना अधिकार वोट दे सकता है या उस एजीएम को अटेंड कर सकता है, क्योंकि पहले इस चीज को नकारा जाता था। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक आदेश निकाला कि एक घर में एक ही व्यक्ति वोट देता है। तो अगर आपका नॉमिनेशन हुआ है तो आपके घर में से कोई भी एक व्यक्ति जो अगर वहां पे उपस्थित नहीं है उस समय, तो वो उसकी पत्नी हो, उसके बच्चों, जिसका नाम नॉमिनेशन में दर्ज है, तो वो जाके वोट दे सकता है। तो वो आपके लिए फायदेमंद है। फिर शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट में आप अपने परिवार का भाग निश्चित करते हैं। जैसे मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्ची, तो मैं मेरी पत्नी को कितना भाग शेयर देना चाहता हूँ, लड़की को कितना देना चाहता हूँ, लड़की को, तो वो शेयर सर्टिफिकेट में इसकी एंट्री होती है, जो उनका अधिकार वहां पे निश्चित किया जाता है, जिसको कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज 57 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर पहला स्टेज आता है कि जब डेवलपर को एलओआई मिलती है, उस समय सोसाइटी को रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे मैटर्स में देखते हैं, बहुत सारे योजनाओं में देखते हैं कि बिल्डर इस पर ध्यान देता ही नहीं है और अपना आगे का काम वो करते जाता है, सोसाइटी अनरजिस्टर्ड ही रहती है, जिससे वहाँ के मेंबरों को असुविधा उत्पन्न होती है। फिर दूसरा उसका चरण यह है कि जिस योजना में बांधकाम सीसी मिल चुकी है, अगर सीसी मिल चुकी है तो उस समय वहाँ का जो मुख्य प्रवर्तन है उसके लिए अनिवार्य होगा कि 1 महीने के अंदर वो मीटिंग ले, 1 महीने के अंदर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड कराए। ये प्रावधान है सर्कुलर 57 का, जिसके अंदर ये बंधन कारक भी है कि आपको कराना है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी कमेटी जो होती है, जो डेवलपर के इशारे पे चलती है, वो उस चीज को करती नहीं है। तो इसमें आपका अपनी जागरूकता होनी चाहिए कि आप इस चीज के लिए आवाज उठाएं कि भाई सोसाइटी रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रही है। और तीसरा चरण ये है कि जब सोसाइटी के अंदर सीसी के बाद, प्रीत ऑफ सीसी के बाद भी बिल्डिंग का काम चालू है, उसको परमिशन मिल चुकी है, तो उस समय 15 दिनों के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। ये 3 चरण हो जाते हैं।
और उसके बाद चौथा चरण ये कहता है कि जिस योजना में विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, लोगों को रिहाब कर दिया गया है, लोगों को बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी गई है, सॉरी, लोगों को बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो बिल्डिंग को हैंड ओवर नहीं किया जा सकता है, यानी आपको रिहेबिलिटेशन नहीं होगा, अलॉटमेंट नहीं होगा जब तक ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो ये 4 चरण है। उसके बाद आपका आता है सर्कुलर नंबर 58। 58 में है कि जो सोसाइटी और डेवलपर आम सभासद को डॉक्यूमेंट बताएगा, जिसके लिए आप निरीक्षण भी कर सकते हैं या उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। उसका पहला चरण ये है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960 और रूल नंबर 27 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव रूल 1961 के अधीन डेवलपर को सोसाइटी को हर चीज की जानकारी देना अनिवार्य है कि वहां पे जैसे एलओआई हो गई, एनेक्सर 2 की कॉपी हो गई, आईओए हो गया, और जो अमेंडेड प्लान्स डाले गए हैं उन सब की जानकारी देनी होगी। और ये उसका कर्तव्य बनता है, और नहीं तो इसके ऊपर सहायक निबंधक को उसके अंदर आपको अपील करने का अधिकार है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है सोसाइटी द्वारा। और दूसरा चरण यह है कि विकासक की नियुक्ति सोसाइटी और सभासदों द्वारा होती है, क्योंकि विकासक को कोई एक बंदा नहीं चुन सकता है। इसके लिए सोसाइटी का एजीएम लेके उसका रेजुलेशन बना के विकासक की नियुक्ति की जाती है। तो विकासक की नियुक्ति लोगों द्वारा होती है, इसलिए विकासक बंधन कारक है कि उसके हर चीज की जानकारी सोसाइटी को प्रदान करे। तीसरा, उसके अंदर ये नियम है कि अगर ये चीज नहीं होती है तो विकासक आप अगर उस चीज पे आवाज उठाते हैं, आप जागरूक होते हैं, इस चीज पे आवाज उठाते हैं, तो आप विकासक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि वह विकासक ने हमारी सोसाइटी को डॉक्यूमेंट अदा नहीं किया, सोसाइटी इस पे कोई भी रोल निभा नहीं रही है, जिसकी वजह से डेवलपर के ऊपर एमआरटी एक्ट में भी कार्रवाई हो सकती है, और या तो उसका एलओए भी कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये जागरूकता वाली जानकारी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी, हमारे चैनल से, जागो इंडिया जागो के चैनल से हम ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं, और आपका भी कर्तव्य बनता है इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाए, ताकि ये जो भी पीड़ित लोग हैं एसआरए में, जिनको एसआरए के कानून पता नहीं है, इसलिए हम सरल और भाषा में लेके आए जिससे हर व्यक्ति समझ सके। क्योंकि कानूनी जो चीज होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, एसआरए की मार्गदर्शिका है जो बहुत लोग उसको पढ़ने के बाद भी नहीं समझ सकते। तो हमने ये चैनल इसके लिए किया है कि लोगों तक ये जन जन तक पहुंचे और इस जागरूकता का अभियान चलाना है। तो दोस्तों, आपको और हमको साथ मिलकर चलाना होगा, और जितना हो सके इसको और आगे तक पहुंचाइए तो लोगों को पता चले। क्योंकि एसआरए में मोस्टली लोग जो पुराने हैं वो अशिक्षित लोग हैं, उनको कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपका हमारा फर्ज बनता है कि उनके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता लाए, उनको बताया जाए कि आपका अपना अधिकार क्या है। तो हमारा मात्र उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये जो भी चीजें हैं वो उन तक पहुंचे, उनको जागरूक किया जाए, जिसके वजह से उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े कि मुझे क्या करना है और कुछ क्या नहीं करना है। और आपको आश्चर्य ये होगा कि पिछले एपिसोड में हमने सर्कुलर 2 के बारे में बताया था, आज हम सीधा 57 और 58 की बातें बता रहे हैं। तो दोस्तों, सर्कुलर जो है आपके लोगों के हित में जो सर्कुलर्स हैं, उनके अधिकारों को लिए जो सर्कुलर बने, उस सर्कुलर की हम जानकारी दे रहे हैं। और डेवलपर और आर्किटेक्ट के विषय में जो जानकारी है वो जानकारी लेके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका काम है वो उनको करना है, जिसके अंदर उनको चार्जेस भरना है, प्रीमियम्स भरना है, मेंटेनेंस चार्जेस भरना है, कॉर्पस फंड भरना है, वो सब उनका काम है, वो उनकी जरूरत है। आप उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई में, ऐसी कोई बात नहीं कि वो बंधनकारक आपके ऊपर है, नहीं, वो ले सकते हैं आप। तो वो डेवलप आपका अपना अधिकार, जो सरकार ने आपको सर्कुलर के माध्यम से आपको अपना अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में लोगों के अंदर जानकारी नहीं है, तो वो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं
कि जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बताया, फिर सोसाइटी द्वारा डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करना और सोसाइटी के सभासदों को डॉक्यूमेंट बताना, ये सब चीजें दिया गया है। लेकिन जहां तक हमारे पास जो जानकारियां हैं या हमारे पास जो लोग आते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि हमारी सोसाइटी तो हमको कोई भी डॉक्यूमेंट बताती ही नहीं है, सोसाइटी का ऑफिस जगह पे है ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें आती है जिसके जिसके ऊपर खासकर प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए उस योजना में जहां पे लोगों की सुविधा के लिए कोई सोसाइटी की ऑफिस नहीं है, ना ही बिल्डर उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, ना सोसाइटी कर रही है, अपनी मनमानी करते हैं। जब इनको जरूरत होगी तो सोसाइटी का बोर्ड लगा देंगे और जब इनकी जरूरत नहीं होगी तो सोसाइटी का बोर्ड निकाल देते हैं। लेकिन आम सभासदों के लिए कोई भी सोसाइटी का ऑफिस खुला नहीं है, ना उनके पास कोई जानकारी है कि वो जानकारी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य है कि आपको जानकारी कैसे निकालना है। तो आप उस चीज के लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए, अगर सोसाइटी नहीं देती, अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को आप आरटीआई डालिए कि भाई मुझे ये जानकारी दीजिए। आपको जो भी जानकारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो भी है, जैसे आपको अंदर आईजे रजिस्टर्ड हो गए, मीटिंग के रेजुलेशन हो गए, मैनेजिंग कमेटी के एजीएम के रेजुलेशन हो गए, तो वो आप सोसाइटी से मांग सकते हैं। सोसाइटी का कर्तव्य है कि वो आपको, कमेटी का कर्तव्य है कि वो आपको प्रदान करें। अगर वो नहीं करते हैं तो आप इसके विषय में अपील कर सकते हैं सहायक निबंधक को, जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके पास कंप्लेंट कर सकते कि हमने सोसाइटी से मांग की लेकिन सोसाइटी हमको नहीं दे रही है, इसलिए सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैंने जैसे पहले ही बताया कि सोसाइटी अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, ये दोनों में क्या फर्क है। तो पहले आपको ये तय करना है कि आप ये देखना है कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं है, और रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो रही है, और बिल्डर का काम कहाँ तक पहुंचा है। अगर उस एलओआईपी स्टेज पे है तो आप उस चीज के लिए फॉलो करिए, आवाज उठाइए, लोगों को एकजुट करिए कि सोसाइटी रजिस्टर्ड कीजिए। तो आपकी आवाज है, आपका अधिकार है, आपको अधिकार प्रशासन देगा, क्योंकि प्रशासन ने ही आपके लिए अधिकार बनाया है। तो उस चीज के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आपकी जागरूकता जितनी है उस जागरूकता के हिसाब से आपको आवाज उठाना पड़ेगा, इसलिए आपको जागरूक होना है। इसलिए जागो इंडिया जागो आपको जागरूक करने के लिए ही ये माध्यम बना हुआ है। तो आप इस चीज को, इस विषय को औरों तक पहुंचाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको समझाइए कि आपका अधिकार क्या है। हम यहाँ पे एसआरए के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसआरए की जो कमियां हैं उसके बारे में बात बताएंगे। क्योंकि क्या होता है सर, आप जो कानून बना है कहीं कहीं पे सर्कुलर का उल्लंघन होता है और उसके ऊपर ना सरकार ध्यान देती है, ना अधिकारी ध्यान देते हैं, और बिल्डर उसका मजा उठाता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस चीज को उजागर करें, उस चीज को उस चीज पे प्रकाश डालें कि भाई ये चीज क्यों नहीं। सरकार ने अगर कोई सर्कुलर बनाया है तो सरकार ने सर्कुलर इसलिए नहीं बनाया है कि उसको खाली यहाँ पे कोने में रखने के लिए, सरकार ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है कि इसको इम्प्लीमेंट करो, जिसके लिए कोर्ट ने भी बहुत बार ऑर्डर दिया है कि एसआरए में जो भी होगा, जो सरकार ने नियम बनाया है सर्कुलर पर, उसके आधार पे ही करना है। तो आपके यहाँ भी आप अपनी यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें अभी आने वाले समय में हम इस चीज पे सर्कुलर में और बताएंगे आपके अपने अधिकार क्या है। बिल्डर चेंज होते हैं तो बिल्डर कभी कभी डिपार्टमेंट को बताते नहीं, यहाँ पे दो दो तीन तीन बिल्डर, वो बोलते मेरा पार्टनर है, वो मेरा पार्टनर है। उस बारे में भी आपको समझाएंगे कि उस चीज पे कैसे आवाज उठाना है। तो ये जागो इंडिया में हम आपको हर चीजों में और बाकायदा सबूत के साथ आपको बताएंगे कि ये किस चीज में है। जैसे हमने बताया सर्कुलर नंबर 57, तो सर्कुलर नंबर 57 एसआरए की बुक भी लेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस चीजें जैसे ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं एसआरए के, वो भी हम आपको बताएंगे किस डेट का है और ये सर्कुलर किसने पारित किया हुआ है, ये सब चीज की जानकारी हम आपको देंगे। आपका कर्तव्य ये होता है कि ये चीज को और लोगों तक पहुंचाए और लोगों को समझाए और उनको जागरूक करे। क्योंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के दौरान हमने ये देखा है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में लोगों को मुंबई छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। जो मुंबई कर हैं वो मुंबई से पलायन हो रहे हैं, उसका कारण है लोगों को भाड़े नहीं मिल रहे हैं, लोगों का पुनर्वसन नहीं हो रहा है। 10-10, 15-15 साल से लोग घर के लिए परेशान है,
लेकिन घर नहीं मिल रहे, तो उनके सामने आखिरी रास्ता एक ही होता है कि अपने घर, अपनी फाइल, जो कि बिल्डर के द्वारा और सोसाइटी द्वारा एक प्री प्लानिंग रहता है कि भाई आप रूम बेच के जाओ, उनको उकसाया जाता है, उससे वो रूम बेच के निकल जा रहे हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाइए, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसके बाद जो एनेक्शर बनता है, उसके बाद खरीदी बिक्री इतनी हुई है, झोपड़ों की खरीदी बिक्री इतनी हुई है कि पूछिए मत। कारण इसका क्या है कि एक व्यक्ति जब आपके पास डेवलपमेंट में आता है, एसआरए में डेवलपमेंट में आता है, बिल्डर को जब कंसर्न देता है और जब डेवलपमेंट चालू होता है, उसको ही बताया जाता है कि बस हम 2 साल में आपको घर दे देंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट 2 साल से 10 साल, 10 साल से 15 साल इस तरह खाली अटके हुए रहता है और अलॉटमेंट होता नहीं है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगर उसको कोई नेसेसरी अर्जेंट जरूरत है तो क्या करे, तो उसके सामने माध्यम एक ही है कि उस चीज को अपना रूम बेचिए और चले जाए। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, जिस लोगों ने रूम खरीदा है उस चीज का प्रावधान अभी तक सरकार ने निकाला नहीं है। 2019 में अवार्ड साहब ने ये पब्लिकेशन किया था कि जिन लोगों ने झोपड़े खरीदे हैं या कोई भी स्कीम में जो स्कीम अटकी हुई है या स्कीम लेट हो रही है, तो झोपड़ी खाली करने के बाद, मतलब बिल्डर को हैंडओवर करने के बाद 5 साल के बाद आप अपनी फाइल बेच सकते हो। इसमें एक प्रावधान बनाया जाएगा और उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो 2019 का जो प्रावधान था, जो पब्लिकेशन हुआ था, आज तक वो क्लियर नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों की समस्याएं ज्यादा हो गई है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो खरीदी बिक्री का, जो झोपड़ी खरीदी बिक्री का जो फिगर है वो लाखों के ऊपर है। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस विषय में कि जिन लोगों ने खरीदी बिक्री किया है तो उनका भी एक चार्ज रखे। जैसे कि हम ट्रांसफर का 60,000 रुपये चार्ज भरते, 40,000 रुपये चार्ज भरते। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। लोग ये समझते हैं कि हमने झोपड़ी खरीद लिया है तो हम रेसिडेंशियल का 40 भर देंगे और कमर्शियल का 60 भर देंगे, हमारा ट्रांसफर होगा। नहीं, वो सर्कुलर, वो जीआर ये नहीं है। वो जीआर ये कहता है कि समझो मैंने 2000 के पहले, इसका मतलब ये होता है कि जब आपके यहाँ पे परिशिष्ट 2 बना, मान लीजिए परिशिष्ट 2 आपका 2008 में बना और एनेक्शन में आपने झोपड़ी खरीदी है 2007 में, तो एनेक्शन में आपका नाम आ गया। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जो 1 साल के हैं और डॉक्यूमेंट का एसआरए का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है 1/1/2000। तो अब 1/1/2000 के डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपने जिससे झोपड़ी खरीदी उसके डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आपके खरीदी बिक्री के दस्तावेज लगाएंगे, तो उस चीज पे ट्रांसफर का कॉमर्शियल का 60,000 है और रेसिडेंशियल का 40,000 है। लेकिन अगर किसी का नाम एनेक्शन 2 में नहीं है और उसने झोपड़ी खरीदी है तो उसका नाम ट्रांसफर करने का प्रावधान अभी तक बना नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज के लिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि उस चीज में पहले तो एक कंफर्म कीजिए, और जब तक सरकार का कोई भी प्रावधान आता नहीं है तब तक आप अपने पैसे कहीं नहीं फंसाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे और समझाएंगे और आपको विश्वास मिलेंगे कि कोई बात नहीं, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। लेकिन जब कोई कानून नहीं होता है तो वो काम होता नहीं है। तो इसके लिए आपको सोचना है कि इस चीज में हम कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करें और क्या करें। तो ये एक लॉबी बनी हुई है जो लोगों को यहाँ से बाहर भगाने के लिए कोशिश जारी है कि मुंबई से बाहर चले जाए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस समय हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, एकनाथ शिंदे जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज में विशेष गंभीरता लेते हुए इस चीज का निराकरण करके इस सारी योजना पे एक प्रेशर डाला जाए कि जितने जल्दी हो सके प्रोजेक्ट क्लियर किया जाए और लोगों को उनके सपनों का घर दिया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय में, किसी और सर्कल में जो आपके लिए जरूरी है और जिसकी जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है और जागरूकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को और सबको इस चीज से जागरूक कीजिए कि एसआरए के सर्कुलर का मतलब क्या है। जब जागरूकता आएगी तब प्रकाश निकलेगा, प्रकाश आएगा, और प्रकाश आएगा तो अंधकार भागेगा।
तो आप पे हम पे राज करने के लिए कोई बिल्डर यहाँ नहीं होगा अगर आप जागरूक होंगे तो इसलिए दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलेंगे अगले वीडियो में।